Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to start a new topic or new chapter that is semiconductors. Actually में क्या है, अभी तक हम लोग कंडक्टर्स के बारे में बात किए हैं, इंसुलेटर के बारे में बात किए हैं, पर सेमीकंडक्टर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करता है। और आप ये मान के चलिए ये जो चैप्टर है ये आपके आगे का जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में जानना चाहते हो उसका एकदम बेसिक फंडामेंटल चीजों को एक्सप्लेन करता है। ये मत समझ आइएगा कि आपका ये पढ़ ली तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाएगा, बट हाँ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल चीजों के बारे में आप समझना चालू कर दोगे। बाद में आप डिफरेंट सिस्टम पर डिफरेंट डिवाइसेस पर कैसे इसको वर्क करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर के पहले टाइप्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है, कंडक्टर जो होता है आपको पता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, जिसके कारण वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इंसुलेटर्स जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और इस कारण से क्या होता है वो कंडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर जो होता है वो इनके बीच का होता है, मतलब कुछ सर्टेन कंडीशंस में वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कुछ कंडीशन में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इस कारण से हम लोग इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर के पहले टाइप्स देख लेते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर को बेसिकली डिफाइन किया गया है हम लोग का, ब्रॉडली देखा जाए तो दो टाइप में, एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स और दूसरा होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का मतलब होता है वो सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट्स के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। एलिमेंट्स के फॉर्म में मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे आर एलिमेंट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या जो भी ऐसा टाइप का दो एलिमेंट्स को मिलता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो ठीक उसी तरह से सेमीकंडक्टर भी आपका दो टाइप में अवेलेबल होता है, एक एलिमेंट्स के फॉर्मेट में, एक होता है कंपाउंड के फॉर्मेट में। अब एलिमेंट के फॉर्मेट में अगर देखते हैं तो हमारे पास ब्रॉडली देखा जाए तो दो ही होते हैं, एक सिलिकॉन होता है, दूसरा जर्मेनियम होता है। क्यों होते हैं उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ये तब तक हम लोग नहीं बात कर सकते जब तक सेमीकंडक्टर्स का एक्चुअल वर्किंग को नहीं समझेंगे। और कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर रहता है वो भी ब्रॉडली जो है वो तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया है, ठीक, जिसमें एक होता इनऑर्गेनिक, दूसरा होता ऑर्गेनिक और तीसरा होता हम लोग का ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। दे आर कंपाउंड बेस्ड, ये मतलब एलिमेंट्स नहीं होते, कंपाउंड बेस्ड होते हैं। अब इनऑर्गेनिक में एक टाइप्स की अगर बात किया जाए तो जैसे आप लोग देखते हैं कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम, इंडियम फॉस्फाइड, ऐसा हम लोग का बनता है। ऑर्गेनिक में भी हम लोग का बनता है एंथ्रेसिन, डोप, थैलोसानाइंस, ठीक है, ये सब हम लोग का इसमें आ जाता है। उस तरीके से हम लोग का ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होता है, जैसे पॉलीपेरॉल होता है, पॉलीएनालिन होता है, पॉलीथायोफीन होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में अवेलेबल होते हैं। हम लोग को इतना डिटेल्स में इनके बारे में बात नहीं करना है, ये सब एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही डिस्कस करेंगे। बाकी ये सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को नहीं पढ़ना इसके बारे में। ये एडवांस लेवल पे जब आप सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस के बारे में जब बात करते हैं तब इसकी यूजेस होती है। बट हाँ हम लोग बोलचाल में इसमें जरूर यूज करेंगे। कैडमियम सल्फाइड से बना हुआ सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ सेमीकंडक्टर है, इंडियम फॉस्फाइड से बना हुआ सेमीकंडक्टर, इस प्रकार के सेमीकंडक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर वर्किंग को समझने से पहले हम लोग को एक नया चीज पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अब एक चीज देखिएगा, मैंने यहां पर सॉलिड्स वर्ड यूज किया है। अब बैंड थ्योरी, इसको हम लोग कई बार एनर्जी बैंड थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, अब ये सवाल उठता है ये क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को समझने के लिए हम लोग को पहले एक आइसोलेटेड एटम के बारे में बात करना है। तो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम and the concept of electronic configuration, there are well-defined discrete energy levels of electron in an isolated atom। यहां पर देखिएगा मैं एक isolated atom के बारे में बात कर रहा हूं
किसी भी एक आइसोलेटेड सिंगल एटम जो होता है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर वे में एनर्जी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अरेंज्ड होते हैं, जिसको आप लोग देखते हो, आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते हो आप लोग 1s2 2s2 2p6 3s1 इस प्रकार से आप लोग पढ़ते हो। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्चुअली में हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल को प्रॉपरली डिफाइन करता है। ये हम लोग का एक सिंपल आइसोलेटेड एटम में ये प्रॉपरली डिफाइंड होता है। जैसे इस प्रकार से आप देखते हो, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको दिखाते हैं। ओके, इस तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को 1s 2s 2p 3s इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, या फिर इस तरह के डायग्राम को बताते हैं। लेकिन क्या होता है, इस तरह के डायग्राम को बार बार बताना उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग कई बार इसे इस प्रकार के लाइन से शो करते हैं। और ये बेसिकली क्या बताता है, ये बेसिकली बताता है हम लोग का एनर्जी लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूं कि एक सिंगल अगर मैं सोडियम एटम लेता हूं, सोडियम, अब आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। अब सोडियम के एनर्जी लेवल को मेरे को शो करना, तो बताऊंगा कि सोडियम का जो पहला 1s होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसा ना दिखा के मैं शायद ऐसा दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये इसका एक स्पिन है, ये दूसरा स्पिन है। उसके 2s में भी ऐसी हम लोग का एक स्पिन ऐसा होता है, ये एक स्पिन ऐसा होता है। 2p में क्या हो जाएगा अपने पास, अब यहां पे 4 हो गए, ठीक। 2p में क्या होगा, एक ऐसा दूसरा ऐसा, ठीक, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ओके, फिर ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसी होता है। और फाइनली एक हमारे पास इस तरह से बचता है। ये कुल मिला के हम लोग कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। और आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगा जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, कि उसमें यह बताता था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है उनका जो क्वांटम स्टेट होता है, कांस्टेंट क्वांटम स्टेट का मतलब एनर्जी, स्पिन, सब चीज एक जैसा नहीं हो सकता। सभी का एनर्जी स्टेट या क्वांटम स्टेट जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ये देखेंगे दोनों, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो दोनों सेम एनर्जी लेवल पे है, लेकिन इनका जो स्पिन का स्टेट है वो अलग है, देखिएगा। तो इसलिए क्या होता है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है उनका क्वांटम स्टेट सेम नहीं होता। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। ये सारी बातचीत जो कर रहे हैं हम लोग, ये एक आइसोलेटेड एटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज ओनली फॉर एन आइसोलेटेड एटम। बट व्हाट अबाउट अ सॉलिड? जब मैं सॉलिड की बात करता हूं तो मतलब एक सॉलिड में ऑब्वियस सी बात है एक आइसोलेटेड एटम तो नहीं होते होंगे, और वो एटम तो होने की जगह उसमें बहुत सारे एटम होते होंगे। जैसे मान लेते एक सोडियम का क्रिस्टल भी लेंगे तो सोडियम का क्रिस्टल में क्या होंगे, बहुत सारे एटम आसपास होंगे, बहुत सारे एटम आसपास होंगे, इस प्रकार से, इस तरह से। और जिसके कारण बहुत सारे एटम आसपास होने के कारण जो आउटर मोस्ट शेल है, सभी एटम का आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना चालू करेगा। इस तरह से ओवरलैप करना चालू कर देगा, ठीक है। ये इस तरह से ओवरलैप करना चालू करेगा। जहां ओवरलैप चालू करेगा तो वो एक दूसरे के क्वांटम स्टेट में भी ओवरलैपिंग चालू कर देंगे, और इस कारण से होगा क्या, हम लोग का आगे देखते कुछ ऐसा होगा। एज आइसोलेटेड एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड क्रिस्टल, various interaction occurs between the neighboring atom, ठीक। due to this interaction there is a no appreciable change in the energy level of the inner shell। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, अंदर वाले शेल में कोई फर्क नहीं पड़ता उतना ज्यादा, but the higher or the outer energy levels are considerably affected विदाउट वायलेटिंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये बाहर वाले शेल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के कारण उनका जो एनर्जी लेवल है वो जरूर क्या होता है, इफेक्टेड होता है। क्यों इफेक्टेड होता है? क्योंकि इनको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम क्वांटम स्टेट। तो इस कारण से इनका जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल रहता है वो क्या करता, अपने आप को स्प्लिट अप कर लेता है,
और स्प्लिट अप करके ये एक बैंड बना लेता है और इन्हें कहते हैं हम लोग एनर्जी बैंड्स। अब जैसे आप यहां पर देखते हो, आप जैसे इस तरह से देखते हो, ये जो बैंड्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो बैंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, बैलेंस बैंड। उनको हम लोग बैलेंस बैंड कहते हैं। अब ये बैंड का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बात करता हूं, एक सोडियम एटम लेंगे। अगर आप सोडियम एटम एक लेते हैं, एक सिंगल सोडियम, मैं सोडियम को बता रहा हूं क्योंकि इजी एग्जांपल है। सोडियम एटम में जब एनर्जी लेवल लेते हैं आप, तो क्या करते हैं, ये एक एनर्जी लेवल, ये हो गया 1s। उसके बाद आप लेते हैं 2s, उसके बाद आप लेंगे 2p, और उसके बाद लेंगे आप लोग 3s। इस प्रकार से लेंगे। अब 1s में क्या हो जाएगा, 1s2, तो इसमें 2 होते हैं। 2s में भी 2 होते हैं इस प्रकार से, ठीक। 2p में क्या होगा, 6 होंगे इस प्रकार से। और 3s में कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये तो था अकेले सोडियम की बात कर रहे हैं हम लोग। अब अगर आप 2 सोडियम लेंगे तो ये 2 सोडियम में क्या होने लग जाएगा, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम कैसे होगा, आपका अब 1s जो होगा, तो एक क्वांटम स्टेट नहीं होने के कारण 1s जो हो जाएगा, तब आपका ऐसा हो जाएगा 1s। ये क्या करेंगे, अपना जो एनर्जी लेवल 1s है ये मॉडिफाई करेंगे। एक सोडियम एटम ऐसा लेगा, दूसरा सोडियम एटम ऐसा हो जाएगा। अब ये जो एनर्जी लेवल है ये 1s सोडियम एटम का नहीं है, बल्कि सोडियम के 2 एटम का है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं 2s के लिए लेता हूं, तो 2s में भी ऐसे 2 बन जाएंगे। देखिए मॉडिफाई हो रहा है, ये आपका क्या बन जा रहा है, 2s। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2p, इसमें भी ऐसे ही रहेगा 2। और उसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6, और इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा, ये बन जाएगा 2p। इसमें भी 6 होंगे, इस प्रकार से 6 होंगे। और उसी तरह से क्या हो जाएगा, आप अगर एक और लेते हैं ये 3 के लिए, तो ये बन जाएगा 3s। 3s में एक इसका, एक इसका। तो कुल मिला के क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा कि ये जब 2 एटम लिए, दिस इज फॉर 2 एटम्स। तो 2 एटम्स जब लिए, तो देखिएगा इनका 1s वाला जो एनर्जी लेवल है वो मॉडिफाइड हो गया थोड़ा सा। 2s वाला भी मॉडिफाइड हो गया, 2p वाला भी मॉडिफाइड हो गया, 3s वाला भी मॉडिफाइड हो गया। अब 2 एटम का सॉलिड तो होता नहीं होगा। अगर आप 1 मोल ऑफ सोडियम भी लेते हो, तो 1 मोल मतलब मान लेके चलो हम लोग का 23 ग्राम्स लगभग होता है 1 मोल में, है ना। 1 मोल 22 से 23 ग्राम्स होता है। तो 23 ग्राम्स का भी सोडियम लेंगे, तो आपको पता है 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे सोडियम के। तो ऐसे सिचुएशन में तब ये जो आपका 2 एटम्स के ऐसे थे, तो 10 टू द पावर 23 एटम्स के कैसे हो जाएंगे, आपको एकदम पास एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये पूरा 2s एटम को बता रहा है। 2s एटम, 2s जो एनर्जी लेवल है किसका, सोडियम के क्रिस्टल का बता रहा है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा हम लोग का 1s, सॉरी ये 1s का है ये, है ना। और 2s के लिए भी ऐसे क्या होंगे, दे विल क्लोजली ऑक्यूपाइड लाइक दिस वे। ये ऐसे बहुत सारे हम लोग के एटम्स के एनर्जी लेवल अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो ये बन गया 2s का। और अगर आप 2p का देखेंगे, तो 2p में भी आपको ऐसे बहुत क्लोज दिखेंगे। दिस इज फॉर 2p। और उसी तरह से आपको 3s के लिए भी दिखाई देंगे, 3s। तो आप एक बहुत गौर से देख रहे होंगे, अब जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल एक आपको एक लाइन में नहीं दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी का एक बंच है, बंच ऑफ लेवल्स है। और ये बंच ऑफ लेवल दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल। ये सारे इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल से ये आपस में इन लोगों ने मॉडिफाई कर लिया है, जिसके कारण अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आप देखिएगा एक बैंड की तरह दिखाई देता है। दीज आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड्स बोलते हैं।
जैसे आप 1 मोल लिए रहते तो 1 मोल में n नंबर्स ऑफ एटम होंगे, n मतलब एवोगैड्रोस नंबर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें एक हम लोग का एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए 2n होंगे। इसमें कितना होगा, इसमें भी 2n होंगे। p में कितने होंगे, 6 होते हैं, ठीक। तो 6 इंटू n, तो इसमें 6n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी तरह से यहां पर हम लोग का एक होता, सोडियम लेके चल रहे तो इसमें सोडियम में 1 होगा, तो इसमें हम लोग का क्या होगा, n, तो n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस प्रकार से आप एक चीज देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एनर्जी लेवल जो है एक सॉलिड के केस में, ये 2 एटम के लिए था, ये सिंगल एटम के लिए था, और ये एक सॉलिड क्रिस्टल के लिए था जिसमें n एटम्स है। तो n एटम से बना हुआ जो सॉलिड है उसका जो एनर्जी लेवल है वो आपका एक प्रॉपर एनर्जी लेवल नहीं होता है, बल्कि एक बंच ऑफ एनर्जी लेवल होता है। दिस बंच ऑफ एनर्जी लेवल इज नोन एज बैंड्स और एनर्जी बैंड्स। यही चीज को यहां पर बता रहा, देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल एनर्जी लेवल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इनटू लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम्स इन अ सॉलिड। ओके, अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और एक बैंड आता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। और ये बीच में एक छोटा सा गैप दिख रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड व्हाट, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन सब को बाद में थोड़ा सा क्लियर करेंगे अपन बाद में, बस अभी फिलहाल नाम के सामने जानिए आप लोग। दिस अ बैंड, ओके, दिस इज बेसिकली अ बैंड। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। एनर्जी लेवल्स आउट ऑफ एटम्स इन अ सॉलिड, मतलब सॉलिड में एनर्जी लेवल्स को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। उससे 1s 2s 2 3s 2 ऐसा करके नहीं बताते। अब यहां पर देखोगे एक और भी चीज होता है, इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन एंड नो टू इलेक्ट्रॉन सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ द सराउंडिंग चेंजेस। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। वही चीज हो गया मैंने आपको जो बताया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो रहता है उनका एनर्जी लेवल सेम नहीं हो सकता, क्वांटम स्टेट सेम नहीं हो सकता 2 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए सबका एक इंडिविजुअल एनर्जी स्टेट होता है, एक डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल विथ ए कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म एनर्जी बैंड्स। इसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैंड्स कहते हैं, ठीक। The energy band which includes energy levels of valence electron is called valence band। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हर एक इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बता, हर एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वैलेंसी शेल को बता रहे हैं, उस लेवल को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड कहते हैं, एकदम आउटर मोस्ट शेल के। The energy band above the valence band is called conduction band. With no external energy, all valence electron will reside in the valence band. बोलता है कि यहां पर वैलेंस बैंड के ऊपर जो एनर्जी लेवल होता है उस एनर्जी लेवल को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड कहते हैं। और विथ नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड इन द वैलेंस बैंड। अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी ना दिया जाए तो वो कभी भी हम लोग का वो अपना जो एनर्जी लेवल छोड़कर वो कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल पे नहीं जाता। मतलब क्या है कि आपने जो आउटर मोस्ट शेल, जैसा अभी मैं सोडियम के केस में बताया था 3s था, तो 3s का जो एनर्जी लेवल था जिसको बैंड बोल रहे थे, बहुत सारा कंटिन्यूअस बैंड्स का जो ये बन रहा था, ठीक, ये जो था इसको बोले थे ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के ऊपर जो होता है एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। बेसिकली कंडक्शन बैंड उन एनर्जी लेवल को बोलते हैं जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन वैलेंसी को छोड़ने के लिए, वैलेंस शेल को छोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड है, फ्री हैं किसी भी एटम के, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा हम कंडक्शन बैंड में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रखना, फिजिकली ऐसा कोई बैंड नहीं होता है किसी भी सॉलिड के अंदर। ये बैंड क्या है, ये एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है कि एक एटम में, एक सॉलिड में किस प्रकार से एनर्जी लेवल को आप दिखाओगे,
उस एनर्जी लेवल को सॉलिड के हम लोग वैलेंस के फॉर्म में या वैलेंसी के फॉर्म में समझाते हैं। क्लियर है ये मेरे ख्याल से? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखोगे, इफ द लोएस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड हैपन टू लोअर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड। थोड़ा समझना यहां पर ध्यान से। बोलता है कि जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड मतलब एक एनर्जी लेवल, ये रहा कंडक्शन बैंड माते एक एनर्जी लेवल। इसका बोलता जो सबसे लोअर एनर्जी जो है happens to be lower than the highest level of the valence band। और वैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट लेवल है, वैलेंस बैंड ये ऐसा ले लेते हैं, वैलेंस बैंड ये हमारा वैलेंस बैंड है और इसके ऊपर वाला हमारा पास कंडक्शन बैंड है। तो देखोगे आप लोग कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के साथ कोइंसाइड कर जा रहा है या उससे भी लोअर है। मतलब इस एटम के या इस सॉलिड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके पास इतना एनर्जी है कि वो कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते, फ्री हो सकते हैं। तब हम लोग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन इजीली मूव इन द कंडक्शन बैंड, एंड ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स कहते हैं। एंड देखा गया नॉर्मली कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, लेकिन इसमें एम्प्टी नहीं होता। बट व्हेन इट ओवरलैप विद वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इनटू इट। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रीली कंडक्शन बैंड में जा सकता है। दिस इज द केस विथ मेटालिक कंडक्टर्स। जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको बोलते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में वैलेंस बैंड के ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मेटल्स में जो कंडक्शन बैंड होता है उसका लोअर एनर्जी लेवल जो होता है वो वैलेंस बैंड के हायर एनर्जी लेवल के साथ कोइंसाइड कर जाता है या उससे भी थोड़ा कम होता है, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली दे विल पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। ये मेटल के केस में होता है। अब बोलता है इफ देयर इज सम गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड all remain bound, no free electrons are available in the conduction band। बोलता अगर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अगर गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अगर गैप है, ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, अगर गैप है तो उस सिचुएशन में वैलेंस बैंड में तो वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और कंडक्शन बैंड क्या है, वो एनर्जी लेवल जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर किसी सॉलिड में या किसी क्रिस्टल्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक बड़ा सा गैप है, ये गैप है, तो कंडक्शन बैंड में कभी भी कंडक्शन बैंड कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उस चीज में। ओके, उसी चीज को यहां पर बताया कि इफ देयर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, electron in the valence band all remain bound and no free electrons are available in the conduction band। इससे किसी भी प्रकार का फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है कंडक्शन बैंड में अवेलेबल नहीं होता है। दिस मेक्स द मटेरियल एन इंसुलेटर, और ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। मतलब कुल मिलाके बोलने का मतलब हो जा रहा है इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एक गैप होता है, जिस गैप के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण जो हम लोग का कंडक्शन बैंड रहता है वो खाली रहता है, और वो मटेरियल जो होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ओके, इसके बाद आता है बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड मे गेन एक्सटर्नल एनर्जी टू क्रॉस द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कुछ एनर्जी पाने के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहां पर शो करते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। देन दीज इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द कंडक्शन बैंड एंड एट द सेम टाइम दे विल क्रिएट वैकेंट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड वेयर अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, ये मान लेते हैं हमारा कंडक्शन बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और आपको पता है कि वैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है क्योंकि वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ऐसा रहता है।
और कंडक्शन बैंड जनरली खाली होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसुलेटर हुआ, ऐसे चीजों को बाहर से एनर्जी मिलने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण यहां पर एक वैकेट स्पेस हो जाता है, जिस वैकेट स्पेस में लोअर एनर्जी के कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और भी आकर इसमें रह सकते हैं। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। और ये भी है, जैसे लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आ सकते तो यहां पर एक वैकेट स्पेस हो जाएगा, जिसको कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके फिल कर सकता तो यहां पर एक वैकेट स्पेस हो जाएगा। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वैलेंस बैंड में होते रहता है। वैकेट स्पेस बनता जाता है और उस वैकेट स्पेस को कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके फिल करता जाता है। ठीक, thus the process creates possibility of conduction due to electron in the conduction band as well as vacancies in the valence band। मतलब वैलेंस बैंड में अगर वैकेंसी बन रहा है तो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आपका कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली किस में जा रहा है, हम लोग का वो मूव कर रहा है कंडक्शन बैंड की तरफ, और कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया तो नीचे का जो वैलेंस बैंड है वो खाली है, और खाली होने के कारण वहां पर क्या होता है, वैकेट स्पेस को दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट चालू हो जाता है, जो कंडक्शन में दोनों मिलके हम लोग का जो प्रोसेस है, कंडक्शन प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब हो रहा है, कंडक्शन में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जो अवेलेबल होते हैं वही सिर्फ हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि वैलेंस बैंड में कुछ खाली स्पेस भी रहते हैं, उन खाली स्पेस को दूसरे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और उसके कारण, इन खाली स्पेस के कारण भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो खाली स्पेस का मूवमेंट होता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहां पर खाली स्पेस बन गया, और यहां का इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आ जाएगा तो यहां पर खाली स्पेस बन जाएगा। तो ये वैकेट स्पेस का भी मूवमेंट क्या होता है, वैलेंस बैंड के अंदर मूवमेंट होता है। तो बोल सकते हो कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और वैलेंस बैंड में क्या होता है, हम लोग का वैकेट स्पेस का मूवमेंट होता है। अब आते हैं हम लोग क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब सवाल ये उठता है यहां पर कि जो हम लोगों ने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में अगर मैंने बताया कि अगर कोई गैप है, उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, उसके बाद नो इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट विथ एन एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब बोलता है हम लोग का कि फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। जैसे आप लोग वो पढ़ते थे ना, बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, दोज इलेक्ट्रॉन विल बी अलाउड इन द ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π। मतलब जैसे उसमें कंडीशन था, वही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में अलाउ होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π होगा। उसी प्रकार से फॉरबिडन एनर्जी गैप ऐसा एनर्जी जगह होता है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेगा या कंडक्शन बैंड में रहेगा। The minimum energy required at 0 Kelvin to produce electron-hole pair in the semiconductor is equal to forbidden energy gap। मतलब आप ये बोल सकते हो कि 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन और होल, अब होल मतलब वो जो वैकेट स्पेस बन रहा था, उस वैकेट स्पेस को वैलेंस बैंड में उसको अपन होल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन द सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब अगर आपका कोई भी मटेरियल में 0 केल्विन में अगर आप जो एनर्जी देते हो, जो एनर्जी से कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, जो एनर्जी देते हो, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। ओके, इसको अपन कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। नीचे वाला जो EV जो लिखा है और ऊपर EC लिखा हुआ है, तो देखिए वैलेंस बैंड पूरा फिल रहता है, और ये जो EV दिखाया जा रहा है ये वैलेंस बैंड का सबसे हाईयर एनर्जी लेवल है। ओके, और ऊपर EC दिख रहा है, EC के ऊपर का पूरा पोर्शन खाली है। EC का पूरा पोर्शन खाली मतलब ये वाला पार्ट को हम लोग कंडक्शन बैंड कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कंडक्शन बैंड कहेंगे। अब लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड ये वाला है और हायर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड ये वाला है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप रहता है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहां पर ध्यान रखना,
नीचे जो वैलेंस बैंड है उस वैलेंस में इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ईच ऑक्युपाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन आर देयर। मतलब 0 केल्विन पर यहां पर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, बहुत सारे। जैसे मैंने बताया था आपका कि अगर एक मोल भी लेते हो तो लगभग 10 टू द पावर 23 ऐसे एनर्जी लेवल्स होंगे। ओके, और इन एनर्जी लेवल में जो सबसे ऊपर वाला रहता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, ईवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके बीच का जो गैप रहता है उस गैप को अपन क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो एनर्जी बैंड पोजीशन इन द सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, द अपर बैंड कॉल्ड द कंडक्शन बैंड कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी स्टेट, द लोअर बैंड कॉल्ड द वैलेंस बैंड कंसिस्ट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी स्टेट। मतलब यहां पर जो बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स जो होते हैं वो खाली होते हैं, और यहां पर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं जो भरे हुए होते हैं वैलेंस बैंड के। अब द लोएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड इज शोन विद EC एंड द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इज शोन विद ऑफ वैलेंस बैंड इज शोन बाय EV। Above EC and below EV there are large number of closely spaced energy level। EC के ऊपर भी खूब सारे एनर्जी लेवल है और EV के नीचे भी खूब सारे एनर्जी लेवल्स है। The gap between the top of the valence band and bottom of the conduction band is called energy level। ये इसका एक precise definition है जिसको बोलते हैं forbidden energy gap। Okay, it may be large, small or zero depending upon the material। ये जो एनर्जी गैप होता है, जो मैंने EG लिखा ना, EG को ध्यान रखेंगे, एनर्जी गैप जिसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू EC माइनस EV होता है। और ये एनर्जी गैप जो रहता है वो एनर्जी गैप को ही हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कह रहे हैं। और ये गैप डिपेंड करता है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। किस मटेरियल में कैसा होता है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग किस प्रकार से जो बैंड थ्योरी है उसके बेसिस पे सॉलिड, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं। देखिए, सॉलिड कंडक्टर्स जो होता है, कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाता है। इस डायग्राम में देखिए, आपको दिख रहा होगा यहां पर, अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखते हैं, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो सॉलिड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है इस केस में, जीरो है। और इसके एग्जांपल्स क्या लेंगे, सारे मेटल्स। इंसुलेटर कौन होते हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत बड़ा एक एनर्जी गैप होता है जो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, और इसके एग्जांपल्स में क्या ले लेंगे हम लोग, वुड, ग्लास और एक्सेट्रा। उसके बाद वैलेंस बैंड, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है 0 केल्विन पे। ये बात ध्यान रखें, एट 0 केल्विन। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आने के बाद एक्सटर्नल सोर्स का जो थर्मल एनर्जी मिलता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जंप करके कंडक्शन बैंड में चले आते हैं। जिसके कारण क्या होता है, कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब हम उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण अब आपका ये सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। तो इसलिए फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है इसमें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे आप देखेंगे जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन वैल्यूज को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे, ये आपको इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है उसको हम लोग को अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो कुल मिला के सेमीकंडक्टर जो होता है 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ग्रेजुअली आप देखते हो कि उसका जो कंडक्शन है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप रहता है वो कम होता है और कम होने के कारण थर्मल एनर्जी मिलने से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है जंप करके चला जाता है, कहां पर, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जंप करने का मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग कंडक्शन बैंड में शो करते हैं। तो चलिए इतना पढ़िए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसमें ध्यान देंगे, इस चैप्टर, ये चैप्टर में ऑलमोस्ट डेरिवेशन न के बराबर है,
और कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, ये थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इसमें। तो चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।